टेल्स फ्रॉम द ऑकल्ट, एक ऐसी फिल्म जिनमें 3 अमेजिंग हॉरर स्टोरीज हैं। यानी कि ये एक एंथोलॉजी फिल्म है और आज की वीडियो में हम इसी फिल्म के तीनों शॉर्ट स्टोरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लंबी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। फिल्म के पहले सीन में हम दो बेस्ट फ्रेंड्स योई और एलिस को देखते हैं जो फिलहाल स्कूल ग्राउंड्स में हैं। स्कूल के बाद दोनों अपने अपने घर की तरफ निकलने लगती हैं, लेकिन जाने से पहले योई एलिस को याद दिलाती है कि अगले हफ्ते उन्हें परफॉर्म करना है, इसीलिए वो अपनी गिटार प्रैक्टिस जारी रखे। अगले सीन में हम योई को अपने घर के पास देखते हैं जहाँ उसे सामने की रोड पे एक प्यारी सी कैट दिखाई देती है। योई इस कैट का पीछा करती है और देखते ही देखते एक बिल्डिंग के पीछे बनी गली के पास पहुंच जाती है। यहाँ उसे गार्बेज के बीच एक कपड़ा दिखाई देता है और जब वो कपड़े को हटाती है तो उसे दिखती है एक आदमी की डरावनी लाश। ये लाश पूरी तरह नीला पड़ गया था और इसकी आंखें लगातार योई को घूरे जा रही थी। अब ऑब्वियसली ये देख योई बहुत डर जाती है और तुरंत वहां से भाग निकलती है, लेकिन घर वापस पहुंचकर भी योई इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाती। कुछ दिन बाद पुलिस को खुद ही ये लाश मिल जाती है और हम जान पाते हैं कि ये आदमी असल में एक रॉबर था जो शायद चोरी करते हुए उस गली में गिरकर मारा गया था। एनीवेज, तो अगले दिन योई जब स्कूल से वापस आती है तो उसके साथ एक अजीब घटना होती है। वो लिफ्ट के अंदर होती है जहाँ लगातार बटन दबाने के बाद भी लिफ्ट आगे नहीं बढ़ता। योई बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है मानो किसी ने उसे इस लिफ्ट के अंदर लॉक कर दिया हो। तभी ऊपर वेंट के पास उसे कुछ नजर आता है। जब वो वहां झांकती है तो दो काली आंखें उसे वैसे ही घूरे जा रही थी जैसे वो मरा हुआ आदमी घूरा था। इस घटना से योई बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपना होश खो बैठती है। योई को इस हालत में उसके अंकल पाते हैं जिनका नाम है रोनाल्ड। रोनाल्ड क्योंकि एक थेरेपिस्ट भी है इसलिए वो योई की मदद करते हैं। वो समझाते हैं कि हो न हो उस लाश को देखने का ट्रॉमा उसे अंदर से डरा दिया है और वो चीजें इमेजिन करने लगी है। योई अंकल से शेयर करती है कि अगर वो उस दिन पुलिस को खबर कर दी होती तो शायद वो आदमी बच सकता था, लेकिन अंकल उसे समझाते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि वो आदमी बहुत पहले ही मारा जा चुका था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस पूरे घटना को कई साल बीत चुके हैं और योई अब एक पॉप सिंगर बन चुकी है जहां वो एक रिकॉर्ड लेबल के लिए काम करती है। आज वो एक नए घर में शिफ्ट हुई है जहां उसकी मदद करने उसकी दोस्त एलिस भी आई है। योई की मदद करने मिस्टर ची और फाई नाम के वर्कर्स भी आए हैं जो उसी क्रू में काम करते हैं। काम के वक्त मिस्टर ची योई को बताते हैं कि सिर्फ डोर लॉक इंस्टॉल करने का काम रह गया है जो कि फाई संभाल लेगा। देन फाई लॉक का काम करके योई को कीज देकर चला जाता है। अब नए फ्लैट में आकर योई और एलिस दोनों बहुत खुश हैं और यहाँ एलिस योई को उसके प्रोड्यूसर एलन को लेकर चिढ़ाने लगती है क्योंकि इस जगह का आधा पैसा उसी की कंपनी दे रही थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि योई और एलन डेट कर रहे हैं जबकि एलन पहले से शादीशुदा है। अब ये अरेंजमेंट योई को अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन उसे इससे कोई खास प्रॉब्लम भी नहीं है। वो एलन को आज रात उसके साथ रुकने कहती है, लेकिन एलन काम का बहाना बनाकर चला जाता है। तो इसके बाद एलन, योई और एलिस वहां नेबर जोसेफ से मिलते हैं जो अपेरेंटली किसी बड़े प्रोडक्शन लेबल का मालिक था। हम क्लियरली देख पाते हैं कि योई इस बंदे को देख काफी खुश हो जाती है और एलन उनका इंट्रोडक्शन करवाता है। सबके जाने के बाद एलिस योई से जोसेफ के बारे में पूछती है और उसे फिर से चिढ़ाने लगती है कि शायद वो अपने नए घर में बहुत एंजॉय करने वाली है। इसी मस्ती मजाक में उसका दिन निकल जाता है। अब शाम को हम देखते हैं कि योई अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी जब अचानक उसे एक नए अकाउंट से फॉलो रिक्वेस्ट मिलता है जो किसी जोजो बेयर नाम के इंसान का अकाउंट था और योई को इमीडिएटली लगता है कि शायद ये जोसेफ होगा। जोसेफ का जो तो जो समझ रहे हो। तो ऐसे में योई जोजो बेयर से काफी बातें करती है और बताती है कि उसे खुशी है कि वो नेबरहुड में किसी को दोस्त बना पाई क्योंकि उसे अकेला रहना पसंद नहीं है। इस पर यह बंदा उसे मैसेज करता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वो अकेली नहीं है। अब इस नॉर्मल से मैसेज पर योई थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसे अपने बचपन का वो पूरा हादसा याद आने लगता है। वो डर के कारण लैपटॉप ही बंद कर देती है और सोने चली जाती है। खैर, तो अगले दिन रिकॉर्डिंग के बाद योई एलन को उसके घर चलने कहती है, लेकिन एलन उसे बहुत रूडली मना कर देता है जिससे योई थोड़ा दुखी हो जाती है। अपना मन हल्का करने के लिए योई एलिस से मिलने जाती है और उसके साथ शेयर करती है कि उसे बचपन वाला हादसा वापस से याद आने लग गया है जिस वजह से वो अपने नए घर में बिल्कुल भी सेटल नहीं कर पा रही। एलिस उसे सलाह देती है कि उसे एलन को अपने साथ रहने कहना चाहिए, लेकिन योई इसके लिए नहीं मानती। उस शाम हम योई को वापस घर में अकेले देखते हैं जब नहाते हुए उसे अचानक ही अपने म्यूजिक प्लेयर की
की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि ये एलन है, लेकिन बाहर आने पर वो पूरे घर में किसी को नहीं पाती। इस हादसे के बाद तो योई और भी डर जाती है और रात को उसे वापस से जोजो बेयर का मैसेज आता है जो उसे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। इस पर योई बताती है कि वो काम के कारण स्ट्रेस में है और उसे ठंड भी लग गई है। ये सुनकर जोजो बेयर उसे पियर खाने की सलाह देता है क्योंकि अपेरेंटली उससे ठंड में आराम मिलता है, लेकिन योई कहती है कि फिलहाल उसके पास कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं है। ऐसे ही बातों बातों में रात बीतने लगती है जब अचानक ही ये आदमी योई से कहता है कि उसे उसकी चिंता हो रही है, क्या वो उससे मिलने आ सकता है। अब ये बात सुन योई वापस से थोड़ा घबरा जाती है और साथ ही उसे कुछ अजीब आवाज भी आसपास सुनाई देती है। जब वो नीचे झांकती है तो उसे दिखाई देता है वही बचपन वाला हादसा, वो लाश जो उसके सामने पड़ी थी, जो कि उसे ताके जा रही थी। ये देख योई जोर से चीखती है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है, यानी कि ये सब उसका एक डरावना सपना था। लेकिन इस सपने के बाद से योई धीरे धीरे स्पाइरल करने लग गई थी। उसे बार बार घर में किसी का प्रेजेंस महसूस होने लगता था और तो और उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा है। जब वो ये बातें एलिस के साथ शेयर करती है तब एलिस उसे अंकल रोनाल्ड के पास जाने की सलाह देती है। तो अगले सीन में हम योई को अंकल के ऑफिस में देखते हैं जहां अंकल वापस से योई को समझाते हैं कि ये सिर्फ उसका वहम है। लेकिन योई अब कोई बच्ची नहीं थी, वो अंकल पे ही एकदम भड़क जाती है और कहती है कि उसे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, उसे यकीन है कि उसके साथ कुछ अजीब बहुत बुरा हो रहा है। ऐसे में अंकल किसी तरह योई को शांत करते हैं और उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स भी देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद नई जगह आने के स्ट्रेस से योई रिलैक्स नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो उसे आराम कहकर वापस भेज देते हैं। लेकिन यहाँ घर पे योई की हालत में कोई सुधार नहीं होता। हम देखते हैं कि वो दवाई लेकर सोने जा रही होती है जब उसे कमरे की अलमारी से एक आवाज सुनाई देती है, किसी की धीमी सांसों की आवाज। योई धीरे धीरे इस आवाज की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो अलमारी खोलती उसी वक्त उसे एलिस का फोन आ जाता है। इससे योई का ध्यान अलमारी से हटकर फोन पे चला जाता है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि पास ही के टेबल पे एक पेयर रखा हुआ था जो क्लियरली पहले यहाँ मौजूद नहीं था। खैर फोन पे एलिस दोबारा एलन की बात छेड़ती है, लेकिन उसके ऐसा करते ही मानो योई का उबलता खून खौल जाता है। वो एलिस को ही उल्टा सीधा सुनाकर फोन रख देती है। उस रात योई और एलन सो रहे होते हैं जब योई को वही भयानक सपना वापस आता है जिसमें वो फिर से उस डेड बॉडी को देखती है। इस सपने से डर योई फिर से चीखते हुए उठ जाती है और एलन उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन योई गुस्से में सामान इधर उधर फेंकने लगती है और सारी की सारी दवाइयां भी बेसिन में बहा देती है। कुछ देर बाद योई शांत कर एलन के पास आती है, लेकिन अब तक एलन भड़क चुका था क्योंकि योई का ये रूप देख वो डर चुका था। एलन उसे पागल करार देता है और कहता है कि वो अब उसे और संभाल नहीं सकता। एलन के मुंह से ये सब सुन योई बहुत टूट जाती है और घर से आधी रात को ही बाहर निकल जाती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती कि उसके जाने के ठीक बाद ही एक अनजान आदमी एलन पर पीछे से हमला कर देता है। नाउ योई जब बाहर थी तो उसे वापस से जोजो बेयर का मैसेज आता है और इस बार जोजो योई को कंफर्ट करता है और उसे याद दिलाता है कि 5 साल पहले जब उसका पहला लेबल रिलीज हुआ था तब भी वो बहुत रोई थी, लेकिन आज वो एक स्टार बन गई है। वो उसे समझाता है कि उसे अब परेशान नहीं होना चाहिए। योई जोजो की बातें सुनकर शांत हो जाती है और अगले सुबह घर पहुंचती है, लेकिन घर पे एक और सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। वो अपने बिल्डिंग के अंदर बाहर पुलिस को देखती है जो उसे इन्फॉर्म करती है कि कल रात उसके बिल्डिंग से निकल जाने के बाद किसी तरह एलन बालकनी से नीचे गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। ये बात सुन योई सदमे में आ जाती है और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन एलन के जाने से योई पर एक और गहरा सदमा जरूर पड़ा था। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर वो जोसेफ को देखती है और उसे गले लगा लेती है। योई उसे जोजो बेयर कहकर बुलाती है, लेकिन जोसेफ योई को पीछे धकेल देता है सेइंग कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। अब तक यहाँ जोसेफ की गर्लफ्रेंड भी आ चुकी थी जिसे जोसेफ समझाने लगता है कि योई सिर्फ उसकी नेबर है, उसकी तो उसे कभी बात भी नहीं हुई। अब इस बात को सुनकर योई को एक झटका लगता है क्योंकि जिस जोजो बेयर से वो बात कर रही थी वो जोसेफ तो क्लियरली नहीं था, यानी कि वो बात आखिर किससे कर रही थी। ऐसे में एलिस योई को संभालती है, उसे कंफर्ट करती है और यहाँ योई काफी रो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो एलन के डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन यहाँ एलन की बात सुन एलिस को तो बिल्कुल ही परेशानी हो जाती है और वो कहने लगती है कि भला योई को हर वक्त एलन ही क्यों दिखाई देता है, अब तो वो इस दुनिया में रहा भी नहीं। एलिस कहती है कि वो भी योई का ख्याल रख सकती है, उसे एलन की कोई जरूरत नहीं। एलिस की ऐसी बातें सुन योई बहुत चौंक जाती है और हद तो तब होती है जब एलिस उसके करीब आने की कोशिश करती है। ये देख योई बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या वही जोजो बेयर है, और तो और उसे एलन की मौत के लिए भी कन्फ्रंट करने लगती है। एलिस योई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन योई वहां से तुरंत चली जाती है। घर पहुंचकर हम योई को अकेले देखते हैं जब उसे वापस से जोजो बेयर का मैसेज आता है। इस बार ये आदमी उससे कहता है कि क्या वो उससे मिलने आ सकता है। वो शिफ्टिंग के बाद से ही उसके करीब आना चाहता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। लेकिन अब उन दोनों के बीच कोई नहीं है। ये बातें सुनकर योई बहुत डर जाती है और पहली बार रियलाइज करती है कि यह आदमी वाकई में उसे कहीं से देख रहा है और ये एलिस भी नहीं है। डर के मारे योई कपबोर्ड में छिप जाती है, लेकिन उसे अपने ठीक पीछे
किसी की सांसें सुनाई देती है। जब वो पीछे देखती है तो पाती है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उसके क्रू का मेंबर फाई है। जी हाँ दोस्तों, फाई ने घर में काम करते वक्त यहाँ लॉक में गड़बड़ी कर दी थी और उसी ने इतने दिन तक इस अपार्टमेंट पे योई को स्टॉक किया था। अपने आप को बचाने के लिए योई बाहर भागती है और एक नाइफ उठा लेती है। वो तुरंत पुलिस को खबर करने लगती है, जो देख फाई बहुत डर जाता है। वो बाहर निकलकर बालकनी से कूद जाता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। इस हादसे से एक बार फिर योई बहुत बड़े सदमे में आ जाती है और कहानी के एंड में हम योई को वापस अंकल रोनाल्ड के साथ देखते हैं, जो उसे समझाते हैं कि वो अब बिल्कुल सेफ है, कोई उसका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन योई अपने होश से बाहर लग रही है। वो अजीब तरह से हंसने लगती है और हम देखते हैं कि अंकल के ठीक पीछे फाई की स्पिरिट खड़ी है, जो लगातार योई को घूरे जा रही है। यहीं पे पहली कहानी खत्म। तो दोस्तों, ये थी फिल्म के पहले पार्ट की कहानी, जो एक पॉप सिंगर योई और उसके ट्रॉमा के बारे में है। योई बचपन से एक डेड बॉडी से रूबरू हुई और बहुत ट्रॉमेटाइज हो गई। उसे थेरेपी वगैरह से शांति तो मिली, लेकिन वो अंदर से आज भी डरी हुई थी। वो अकेली नहीं रह पाती थी। इतने साल बाद एक स्टॉकर के कारण योई का ट्रॉमा बाहर आ गया और वो पूरी तरह स्पाइरल करने लगी। अंत में हम योई को कंप्लीटली डिवास्टेटेड रूप में देखते हैं, जहां वो हमेशा के लिए उस स्टॉकर के दिए गए ट्रॉमा से गुजरेगी। मे बी उसकी आत्मा सचमुच योई के साथ जुड़ गई है, या मे बी ये योई का कोई मेंटल स्टेट है जो इतना सब कुछ होने के बाद हार चुका है। यानी कि आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती, योई को बस दिख रहा है। इन एनी केस, योई का अंत बहुत बुरा ही हुआ। दूसरी कहानी शुरू होती है एक लाइव कैमरे पर। कैमरे के पीछे है विल्सन, जो कि एक मशहूर व्लॉग गेट टू वेल्थ चलाता है। विल्सन अपने व्यूअर्स को सालों से इस चैनल पर इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सलाह देता आया है। आज हम लोग विल्सन को लीड मॉल में देखते हैं, जो हाल ही में रिनोवेट किया गया है। विल्सन अपने फैंस के बीच मॉल को प्रमोट कर रहा है और उन्हें इनकरेज कर रहा है कि भले ही पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी वैल्यूज घट गई हैं, लेकिन वो अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो वो लीड मॉल में आकर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो इस दौरान वो मॉल में एलिवेटर पे सवार होता है, जहां हम उसके पीछे एक लड़की को देखते हैं। अब जहां मॉल में बाकी सभी लोग एक नॉर्मल मास्क पहने हुए थे, वहीं ये लड़की एक भयानक गैस मास्क पहनी हुई थी, जिसे देख विल्सन थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। यही नहीं, ऐसा लग रहा था मानो ये लड़की विल्सन को ही घूरे जा रही है। लेकिन विल्सन किसी तरह खुद को संभालता है और लिफ्ट से बाहर आकर वापस प्रमोशन में लग जाता है। विल्सन अपने व्यूअर्स से माफी भी मांगता है, बिकॉज वो लिफ्ट में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। तब विल्सन के व्यूअर्स में से एक उससे कहता है कि ये लाजमी बात है, बिकॉज सभी का कहना था कि ये मॉल हॉन्टेड है। और हॉन्टेड भी क्यों? क्योंकि सालों पहले यहाँ एक पुराना कुछ हादसा हुआ था। लेकिन विल्सन तुरंत इस बात को दरकिनार कर देता है, सेइंग कि ये मॉल लोगों से भरा पड़ा है, सभी यहाँ अपना अपना बिजनेस संभाल रहे हैं और डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो अगले सीन में जब ये वीडियो फाइनली खत्म होता है, तब हम मॉल में दिखे सभी लोगों को विल्सन के पास आ खड़ा देखते हैं। यहाँ हम रियलाइज करते हैं कि असल में मॉल में कोई भी था ही नहीं, बल्कि जो लोग को आप देख रहे हैं वो सभी तो एक्टर्स हैं, जिन्हें विल्सन के प्रोड्यूसर ने वीडियो के लिए हायर किया था। तो बात ऐसी थी कि ये मॉल काफी सालों से बंद था और अब ओनर इसे रिनोवेट करवाकर कस्टमर्स को वापस से अट्रैक्ट करना चाहता था। इसीलिए उसने विल्सन को एज ए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हायर किया था। लेकिन विल्सन यहाँ सभी एक्टर से बहुत रूडली बिहेव करता है कि उन्हें कुछ भी नहीं आता। वो उस आदमी पर भी चिल्लाता है जो उसका चैनल संभालता है, बिकॉज उसी ने भूत प्रेत वाली बात लाइव वीडियो में कह दी थी। खैर, शूट के बाद सभी एक्टर्स को पैसे वगैरह दिए जाते हैं और उनके रहने का इंतजाम मॉल के ही अलग अलग फ्लोर्स पे किया जाता है, जैसे कि 1F, 2F और 3F। हम दो एक्टर्स एंजेला और आन्या को बात करते देखते हैं, जो डिस्कस कर रही थी कि कैसे इस मॉल में अब से सालों पहले आग लग गई थी और तब से मॉल के कई हिस्सों के हॉन्टेड होने की बात की जा रही है। उनके रहने का इंतजाम 2F में किया गया था और उनका मानना था कि सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी 3F पे होती है, जो कि मॉल की तीसरी मंजिल है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं एक जर्नलिस्ट से, जो खुद भी एक इन्फ्लुएंसर है। इसका नाम जेनी है, जो कि एक पैरानॉर्मल चैनल चलाती है और साथ ही अलग अलग जगहों को इन्वेस्टिगेट करती है। अपनी लाइव वीडियो में जेनी बताती है कि इस वक्त हम खड़े हैं लीड मॉल में, जो अब से 14 साल पहले फॉर्चून मॉल हुआ करता था। तब मॉल के किचन में किसी के सिगरेट से एक भयानक आग लग गई थी, जिसमें कई मासूम लोग मारे गए थे। लेकिन आज ये मॉल रेनोवेट हुआ है और एक नया पड़ाव शुरू करने वाला है। इसके बावजूद जेनी को लगता है कि इस मॉल में उन मरे हुए लोगों की आत्मा मौजूद है जो उस एक्सीडेंट में मारे गए थे। आज जेनी 3F में वही इन्वेस्टिगेट करेगी और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेगी। जेनी के लाइव को भी ऑडियंस काफी एंजॉय कर रही है और हम देखते हैं कि देश विदेश में कई लोग उसकी वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन शूट करते वक्त जेनी की नजर मॉल के ऊपर बने एस्केलेटर पे पड़ती है, जहां वो उसी अजीब मास्क वाली औरत को खड़े देखती है, जिसे इससे पहले विल्सन ने भी देखा था। जेनी अपने
ऑडियंस को साथ ले जाकर उस औरत का पीछा करती है जहां लोग कंटेम्पलेट करते हैं कि हो ना हो ये कोई आत्मा हो सकती है। दूसरी तरफ विल्सन का पाला एक और औरत से पड़ता है जो उसे फ्रॉड कहती है। बीच मॉल में ये औरत विल्सन से जूझ जाती है और कहती है कि उसने उसे स्कैम किया है और उसके बताए इन्वेस्टमेंट के कारण उसका बहुत भारी नुकसान हो गया है। ये सुन विल्सन खुद को डिफेंड करने लगता है, सेइंग कि इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता रहता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ ही विल्सन अपना चेहरा भी छुपाने लगता है। इसी बीच यहाँ जेनी आ जाती है जो विल्सन को पहचान लेती है और अपने कैमरे पर उस लेडी के एक्यूजेशंस को रिकॉर्ड करती है। विल्सन यहाँ से बात बनाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी लगातार मुश्किल सवाल पूछने लगती है। वो उसे पूछती है कि क्या उसे फॉर्चून मॉल की ट्रेजेडी के बारे में पता है। विल्सन उसकी बातों से बचकर किसी तरफ निकल जाता है। जेनी अपनी ऑडियंस से कहती है कि आज वो फॉर्चून मॉल का सच सभी के सामने लाकर रहेगी। वो रिकॉर्डिंग करते हुए ऊपर जाती है जहां अब तक काफी लोग उस मास्क वाली लड़की के बारे में बात करने लगे थे। जेनी की एक व्यूअर उसके पीछे उसी मास्क वाली लड़की को देखती है और उसे वार्न करती है। जेनी तुरंत उस लड़की का पीछा करते हुए ऊपर जाती है। इधर विल्सन अपने पेमेंट के बारे में मॉल के गार्ड से बात करता है और उसे अपने मालिक को फोन लगाने कहता है। हम देखते हैं कि विल्सन सिगरेट पीने वाला होता है कि गार्ड उसे बताता है कि वो मॉल के प्रेमिसेस में सिगरेट नहीं पी सकता। अगर उसे स्मोक करना है तो उसे ऊपर वॉशरूम में जाना होगा जो कोइंसिडेंशियली 3F पर बना हुआ था। विल्सन उसकी बात मान लेता है और ऊपर चला जाता है। वॉशरूम में हम देखते हैं कि विल्सन को बाहर से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। अब क्योंकि विल्सन भी भूतों के रूमर्स सुन रहा था, उसे भी थोड़ा बहुत डर तो लग ही रहा होगा, इसलिए वो खुद बाहर नहीं जाता बल्कि अपना कैमरा बाहर कर व्यूअर से पूछता है कि बाहर आखिर कौन है। यहाँ हम देखते हैं कि बाहर बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है जिसे किसी ने बांध रखा है। ये जानकर विल्सन बाहर आता है और तभी एक मास्क्ड आदमी एक बड़ा सा चाकू लेकर उस पर हमला कर देता है। इधर गर्ल्स वॉशरूम में भी हम उस मास्क लड़की को देखते हैं जो अपना मास्क उतार कर चेहरा धोने की कोशिश कर रही थी। यहाँ हम रियलाइज करते हैं कि ये लड़की असल में जिंदा है, मतलब कोई आत्मा वगैरह नहीं है, लेकिन फॉर सम रीजन इसे बार बार इसी मॉल में लगे आग के फ्लैशबैक्स आ रहे हैं जिससे वो बहुत परेशान है। तभी हम एक दूसरी लड़की को वॉशरूम में आते देखते हैं जो इस लड़की से इसके मास्क के बारे में पूछती है। जब ये मास्क लड़की कोई जवाब नहीं देती तब वो खुद ही इसके तरफ बढ़ती है। वो आईने में इस मास्क लड़की का चेहरा देख लेती है जो कि बुरी तरह जल चुका था और वो किसी मॉन्स्टर जैसे दिख रही थी। इसे देख वो लड़की इतना डर जाती है कि वो नीचे गिर पड़ती है और सर टकराने से उसकी मौत ही हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विल्सन उस मास्क वाले आदमी से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये मास्क्ड आदमी तो उसे मार डालने पे तुला हुआ था। अब तक यहाँ वो मास्क लड़की भी आ चुकी थी और वो भी विल्सन पे हमला करने की कोशिश करती है। तब विल्सन किसी तरह इस मास्क्ड आदमी का मास्क उतार फेंकता है और देखता है कि ये तो वही गार्ड है जिसने उसे ऊपर भेजा था। विल्सन उसे पूछता है कि वो उस पे हमला क्यों कर रहा है, जिसपे ये आदमी बताता है कि वो भी एक इन्फ्लुएंसर है और एक लाइव फीड चला रहा है। ये तो रियल लाइफ जैसा हो गया, सभी लोग ही इन्फ्लुएंसर्स हैं। एनीवेज, उसकी ऑडियंस वो हजारों गरीब मजदूर लोग हैं जिन्होंने विल्सन के झूठे स्कैम में अपने जीवन भर की मुश्किल कमाई खो दी। आज वो यहाँ सिर्फ उससे बदला लेने आया है, इसलिए उसने मॉल के असली गार्ड को यहाँ बांध रखा था। और विल्सन बार बार खुद को बचाने में लग जाता है और कहता है कि उसने कभी किसी को पैसे लगाने के लिए फोर्स नहीं किया है, अतः उसके इस सब में कोई गलती नहीं है। मगर इस किलर के फैंस लगातार लाइव वीडियो पे विल्सन को जान से मारने कहने लगता है और उसे बहुत गालियां वगैरह देते हैं। इस बीच विल्सन किसी तरह किलर के हाथ से चाकू ले लेता है और उसे ही मार डालता है। वो वॉशरूम के बाहर भागता है जहां जेनी और वो मास्क लड़की दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। विल्सन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने जानबूझकर उस आदमी को नहीं मारा, वो बस खुद को डिफेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ ये मास्क वाली लड़की कुछ और ही कहती है। वो उसे याद दिलाती है कि 14 साल पहले आखिर हुआ क्या था। तो यहाँ हमें बैक स्टोरी पता चलती है और असल में 14 साल पहले फॉर्चून मॉल में जिस आदमी के कारण आग लगी थी वो विल्सन ही था। जी हाँ दोस्तों, उसी ने सिगरेट को किचन के बाहर छोड़ा था जिसके कारण आग पूरे मॉल में लग गई। 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और उन्हीं में से एक थी ये मास्क वाली लड़की जो अपनी बहन जेनी को बचाने के चक्कर में खुद झुलस गई। आज जेनी और ये दोनों उसी बात का सच पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए यहाँ आए हैं। ये सारी बातें जेनी अपनी लाइव फीड में दिखाती है और विल्सन को सच कबूल करने कहती है, लेकिन विल्सन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो जेनी और उसकी बहन को धमकाने लगता है कि वो एक इनोसेंट आदमी के खिलाफ मीडिया ट्रायल नहीं चला सकती। वो किसी तरह ऑडियंस के सामने खुद को इनोसेंट बताकर वहां से भागने लगता है और बाहर आकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनी की बहन पहले से ही इस गाड़ी में सवार थी। वो विल्सन को अपना चेहरा दिखाती है और उसे याद दिलाती है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब उसकी बारी है। ये लड़की यहाँ खुद पर गैसोलीन डाल पूरे गाड़ी में आग लगा देती है जिसमें विल्सन और वो दोनों ही मारे जाते हैं। वहीं हम कार के बाहर जेनी को देखते हैं जो अब भी अपना कैमरा पकड़े हुए है। वो अपनी बहन को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बचा नहीं पाती। वहीं उसकी ऑडियंस ये सारी घटना लाइव देखती है और वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे भीड़ किसी एक्सीडेंट को देखकर। इनके लिए तो ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट है। यहीं पे कहानी खत्म।
तो दोस्तों ये कहानी भी काफी सिंपल है, रिपीट करने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कहानी एक तरह से इन्फ्लुएंसर्स पे एक सटायर भी है और यहाँ हॉरर कॉमेडी का सेंस भी मिलता है। जेनी, विल्सन और वो गार्ड तीनों ही इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्हें अपने ऑडियंस की ज्यादा पड़ी नहीं है। वहीं ऑडियंस को भी बस एंटरटेनमेंट चाहिए, भले उसके लिए किसी और की लाइफ ही क्यों ना बर्बाद हो रही हो या फिर वो मर ही क्यों नहीं रहा हो। आजकल रियल लाइफ में भी इन्फ्लुएंसर्स ऑडियंस का कुछ ऐसा ही रिश्ता है जहां ऑडियंस को तो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, भले इसमें इन्फ्लुएंसर को कुछ भी हो जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, उस पर मीम्स बनने लगे, वो डिप्रेशन में चला जाए। वहीं अगर इन्फ्लुएंसर्स की बात की जाए तो उन्हें भी ऑडियंस की ज्यादा पड़ी नहीं है, जब तक उन्हें व्यूज मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, सब एक नंबर है। तो ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं इसी चीज को दर्शाया गया है। तो बस यही थी कहानी, बढ़ते हैं तीसरे कहानी की ओर। तो टेल्स ऑफ ऑकल्ट का फाइनल इंस्टॉलमेंट हांगकांग के एक अपार्टमेंट के बैकड्रॉप पर लिखा गया है। इस अपार्टमेंट के 5th फ्लोर पर रहती है जिनी। हम जिनी को अपने अपार्टमेंट में बहुत डरे हुए देखते हैं और वो जमीन पे बैठी है और लगातार किसी से माफी मांग रही है। वो कहती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को नहीं चुराया है, बल्कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे झूठ कहा था कि वो सिंगल है। जिनी अपने सामने खड़ी एक लड़की से जान की भीख मांगती है, सेइंग कि उसकी और उसके बच्चे की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये सामने खड़ी औरत कुछ भी सुनना नहीं चाहती। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे प्रेमी को नर्क पहुंचा दिया है, अब तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की बारी है। ऐसा कहते हुए ये लड़की जिनी की तरफ बढ़ती है और उसे एक चाकू से स्टैब करती है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि अपार्टमेंट में असल में जिनी के अलावा कोई है ही नहीं। ये नाइफ भी नकली है और जिनी सिर्फ एक रोल प्ले कर रही है। आईने में देख कभी खुद को किलर बना रही है तो कभी विक्टिम। उसके अपार्टमेंट फ्लोर और दीवारों पर स्क्रिबल्स भरे पड़े हैं जहां उसने बार बार लिखा है, इन टाइम्स ऑफ फियर यू कैन सी समवन क्लियरली। तो किलिंग के इस एक्ट के बाद जिनी जल्दी से अपने डेस्क पे जाती है और इस सीन को शब्द शब्द लिखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिनी असल में एक पैशनेट राइटर है और ये उसकी नोवेल का प्लॉट है जिसे वो इनैक्ट कर रही थी। लिखने के बाद जिनी अपार्टमेंट से बाहर निकलने का फैसला करती है और अपना फोन, वॉलेट वगैरह लेकर नीचे जाती है। लेकिन जब वो 1st फ्लोर पे पहुंचती है उसे दीवार के पास एक अजीब परछाई दिखती है। ये परछाई किसी कुबरे हुए इंसान की लग रही थी जिसके हाथ में कोई हथियार हो। आधी रात में ऐसी परछाई देख जिनी थोड़ा घबरा जाती है और नीचे झांकती है। वहां वाकई एक अजीब सी औरत खड़ी थी। उसका पूरा शरीर काले कपड़ों से ढका था और वो भीगी हुई लग रही थी, मानो अभी अभी पानी से निकलकर आई हो। जिनी को देख वो उसकी तरफ मुड़ने लगती है और डर के कारण जिनी जल्दी से वापस अपने अपार्टमेंट भागती है 5वें फ्लोर पे। हड़बड़ी में उसका पर्स वहीं गिर जाता है। ना अपार्टमेंट पहुंचकर चुपचाप जिनी अपने कमरे के दीवार से टिक कर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। ऐसे में वो इसी अपार्टमेंट में रहने वाले एक दूसरे टेनेंट को फोन करती है जिसका नाम था लकी। लकी खुद 4th फ्लोर पे रहता था और जिनी उसे फोन करती है, उसे पूछती है कि क्या उसने 1st फ्लोर पे कुछ अजीब देखा है। लेकिन लकी कहता है कि वो सुबह से अपने फ्लैट से बाहर ही नहीं गया। ऐसे में जिनी उसे उस अजीब लड़की के बारे में बताती है और कहती है कि हड़बड़ी में वो अपना पर्स वहीं गिरा के आ गई। लकी जिनी को समझाता है कि ये जरूर उसका कोई भ्रम रहा होगा। वो खुद अपार्टमेंट से निकलकर 1st फ्लोर पे जाता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। मिलता है तो सिर्फ जिनी का पर्स। लकी उसी वक्त जिनी के पास पहुंचता है और उसे समझाता है कि वहां कोई भी नहीं है। लेकिन जिनी इतना डरी हुई थी कि वो लकी को अंदर बुला तुरंत डोर क्लोज कर लेती है। लकी उसके घर में हर जगह मौजूद स्क्रिबलिंग्स को देखता है और उसे कहता है कि शायद सुबह से लगातार लिखने के कारण वो बहुत थक चुकी है, इसलिए चीजें इमेजिन करने लग गई है। वो उसके साथ नीचे चलने का ऑफर देता है ताकि वो साथ में बाहर निकल सके और जिनी भी अपना डर दूर कर पाए। जिनी उसकी बात मान लेती है और हम देखते हैं कि दोनों साथ साथ बिल्डिंग से नीचे उतरने लगते हैं। बातों बातों में जिनी लकी को बताती है कि वो 1 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई है ताकि वो शांति से अपने नोवेल पर काम कर सके। तो बातचीत करते हुए दोनों वापस 1st फ्लोर पे पहुंचते हैं जहां जिनी और लकी दोनों को ही वही औरत दोबारा दिखाई देती है। लकी हिम्मत करके उसके तरफ बढ़ने लगता है बिकॉज उसे लगता है कि ये जरूर किसी का प्रैंक होगा। उसे लगता है कि ये लेनी का मजाक है जो कि 3rd फ्लोर पे रहने वाले एक टेनेंट अंकल थे। ऐसा सोचकर वो जिनी को पीछे करता है और खुद इस लड़की की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी लकी को अंकल लेनी का फोन आता है। फोन उठाने पर वो लकी को बताते हैं कि उन्होंने 1st फ्लोर पर एक डरावनी औरत को देखा है। इनफैक्ट उनके अलावा बिल्डिंग में रहने वाली अलग लोगों ने भी उसे देखा है और सब बहुत परेशान है। उसी पल ये लड़की भी लकी की तरफ अपना चेहरा घुमाती है और हम देखते हैं कि चेहरे से तो ये औरत और भी ज्यादा क्रीपी लग रही है और उसका पूरा बदन सफेद पड़ा हुआ है मानो किसी की डेड बॉडी हो। तो ये सब देखने समझने के बाद लकी और जिनी जल्दी से वापस ऊपर भागते हैं और उन्हें अंकल लेनी और वो सॉर्सरेस भी ज्वाइन करती हैं। ये सभी जिनी के घर में बैठे कॉन्टेम्पलेट करने लगते हैं कि आखिर ये औरत है कौन। अंकल को लगता है किसी ने बिल्डिंग खाली करवाने के ख्याल से ये सब सेटअप किया है क्योंकि इस बिल्डिंग में इन चारों के अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ जिनी पॉइंट आउट करती है कि एक और आदमी है जो इसी बिल्डिंग में रहता है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन वो बाहर भी नहीं आया, कहीं ये उसी का कड़ा हुआ तो नहीं है। ये सोचकर ये सभी 4th
फ्लोर पे जाते हैं जहां एक फ्लैट में ये आदमी रहता है। जिनी इसका डोर खटखटाती है और हम देखते हैं कि एक जवान आदमी बाहर आता है जिसका नाम था मिस्टर हो। जिनी और बाकी सब मिस्टर हो से फर्स्ट फ्लोर के बिजार अपीयरेंस के बारे में पूछते हैं, लेकिन मिस्टर हो सीधा मना कर देता है और दरवाजा इनके मुंह पे बंद कर देता है। इसके ऐसा करते ही सॉर्सरेस काफी गंभीर हो जाती है। जिनी वापस से मिस्टर हो से बात करना चाहती है, लेकिन सॉर्सरेस उसे कहती है कि इस आदमी के चारों तरफ बहुत डार्क ऑरा है, हमें इससे डील नहीं करना चाहिए। वहीं उस एंटिटी के बारे में सॉर्सरेस कहती है कि हो ना हो वो एंटिटी एक वाटर घोस्ट है, क्योंकि उसके शरीर से काफी पानी गिर रहा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना ये घोस्ट हमें बहुत नुकसान पहुंचा देगी। ऐसा कहकर सॉर्सरेस तुरंत वहां से निकल जाती है। इस घटना के बाद जिनी मिस्टर हो पर थोड़ा रिसर्च करती है और बाकियों को बताती है कि यह आदमी असल में एक गैंगस्टर हुआ करता था। इसके बारे में इंटरनेट पर बहुत अफवाहें फैली हुई हैं, जिसमें से एक सबसे फेमस है। कहते हैं कि कुछ सालों पहले ये हो एक क्रॉस फाइटिंग के बीच फंस गया था जहां कई लोग उस पर हमला करने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही उसने अपना हथियार उठाया सभी मारे गए और हो खुद बाल बाल बच गया। ऐसे ही कुछ साल पहले हो पर एक आदमी को डुबाकर मारने का इल्जाम लगाया गया, लेकिन उस केस में भी उसे छोड़ दिया गया और तब से ये गैंगस्टर इस अपार्टमेंट में छुपकर रह रहा है। ऐसे में सभी को लगता है कि जरूर इस आत्मा का हो से कुछ लेना देना है। इसी बीच कोई डोरबेल बजाता है और जिनी को लगता है कि शायद सॉर्सरेस वापस आ गई है, लेकिन डोर खोलने पे ये लोग यहाँ मिस्टर हो को देखते हैं। मिस्टर हो बताते हैं कि उन्होंने भी उस आत्मा को देखा है, लेकिन उन्हें वो दूसरे फ्लोर पर दिखाई दी। ये लोग समझ जाते हैं कि ये आत्मा अलग अलग जगह मूव कर पा रही है। दूसरी तरफ हम उस सॉर्सरेस को देखते हैं जो डरते हुए अपार्टमेंट से बाहर आती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद हम बाहर एक क्रैश की आवाज सुनते हैं, जिसे सुन सभी बाहर देखते हैं। बाहर इन्हें दिखती है उस औरत की लाश। ये क्लियर था कि भागने की कोशिश करने पे वो सॉर्सरेस मारी गई है। इस पॉइंट पे सभी मिस्टर हो से उस ड्राउनिंग एक्सीडेंट वाली बात के बारे में पूछते हैं कि कहीं ये एंटिटी उसी की विक्टिम तो नहीं। वो यहाँ कहता है कि उन्हें एक मरे हुए आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे जिनी, लेनी और लकी उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वही उनके खातिर इस आत्मा का सामना करे, क्योंकि वो पहले भी मर्डर कर चुका है। अब पहले तो हो इसके लिए राजी नहीं था, लेकिन जब सब उसे प्रेशराइज करते हैं तो वो मान जाता है। हम देखते हैं कि लेनी, जिनी और लकी मिलकर नीचे बढ़ते हैं जहां हो सबसे आगे एक चाकू लेकर खड़ा था। वो इस आत्मा को कन्फ्रंट करता है कि वो कौन है और उसे क्या चाहिए। जब इस पर कोई जवाब नहीं मिलता तो वो वापस जाने की बात करता है, लेकिन लकी इस एंटिटी के करीब जाता है और डरते हुए उसे चेक करता है। पास आने पर ये एंटिटी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती और लकी देखता है कि असल में कोई भूत नहीं बल्कि एक डेड बॉडी है जिसे किसी ने यहाँ रख दिया है। दिखने में औरत एकदम सफेद पड़ गई थी और इसकी आंखें भी खुली थी, मानो वो डूब कर मरी हो। अपने बिल्डिंग में एक डेड बॉडी देख सब अनुमान लगाते हैं कि शायद किसी ने इसे यहाँ पहुंचाया है ताकि अपना क्राइम छुपा सके। जिनी पुलिस को फोन करने वाली होती है, लेकिन लेनी और लकी उसे रोक लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें खुद ही इस शरीर को डिस्पोज करना होगा ताकि किसी का शक उन पर ना आए। बस किसी अनजान जगह पे जाना है, इस डेड बॉडी को छोड़ आना है ताकि इस बिल्डिंग या यहाँ के टेनेंट्स पे किसी का शक ना जाए। तो नेक्स्ट सीन में हम जिनी, लकी, हो और लेनी को इस बॉडी के साथ देखते हैं और ये सभी इसे एक कैबिनेट में बंद करके डिस्पोज करने जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक शराबी आदमी इन्हें रोक लेता है। वो यहाँ हो को देख उसका मजाक बनाने लगता है, सेइंग कि भले ही पहले वो गैंगस्टर था, लेकिन अब उसने पैकर्स मूवर्स का काम शुरू कर दिया है। ये आदमी बार बार हो को मॉक करने लगता है। इनफैक्ट वो तो हो पे हमला भी कर देता है। इसी बीच किसी तरह कैबिनेट का डोर खुल जाता है और वो डेड बॉडी बाहर आने लगती है। उस आदमी की नजर भी इस पे पड़ जाती है और वो बहुत डर जाता है। जिनी इस बात का फायदा उठाती है और इस आदमी से कहती है कि हो अब भी एक क्रिमिनल है और वो सभी इस वक्त एक क्राइम सीन की सफाई कर रहे हैं। अनलेस वो इस डेड बॉडी की जगह लेना चाहता है, उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सुनने के बाद वो आदमी काफी डर जाता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है। फाइनली इस डेड बॉडी को डिस्पोज करने के बाद सभी लोग वापस घर आते हैं। हम देखते हैं कि जिनी हो की मरहम पट्टी करती है और हो उसे उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। जिनी यहाँ हो से कहती है कि वो दिखने में मर्डरर नहीं लगता। जब हो उससे ऐसा सोचने का कारण पूछता है तो वो कहती है कि उसने कभी पढ़ा था कि इन टाइम्स ऑफ फियर यू सी पीपल क्लियरली, और आज हो को डरा हुआ देख वो उसे क्लियरली देख पाई। आगे हम हो को वापस आते देखते हैं जब उसे अपने फ्लोर पे वो एंटिटी वापस खड़ी दिखाई देती है। वो तुरंत लकी के पास पहुंचता है और उसे भी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली लकी कोई रिएक्शन नहीं देता और हो को अंदर बुलाकर डोर क्लोज कर देता है। वो हो से पूछता है कि वो आखिर इतना डर क्यों रहा है। एट द एंड ऑफ द डे वो तो एक गैंगस्टर है ना। इस पे हो रिवील करता है कि वो कोई मर्डरर नहीं है। उसके बारे में इंटरनेट पे जो बातें लिखी गई है वो सब झूठ है। वो खुद एक ऑनेस्ट आदमी है जो गलती से एक मॉब फाइट के बीच फंस गया था। तब वो छुप गया था, लेकिन बाद में सभी को लगा कि उसने ही उन लोगों को मारा है। तब से उसके बारे में अफवाहें फैलने लग गई। उस आदमी के डूबने में भी उसका कोई हाथ नहीं था। अब तक बाहर इन्हें फिर से किसी के डोर खटखटाने की आवाज आती है और हो डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एंटिटी यहाँ आ गई है। लेकिन डोर खुलने पर हम यहाँ एक अनजान लड़की को देखते हैं जो अपना नाम कैडी बताती है। कैडी को देख लकी कहता है कि आई थिंक हमें मिस्टर हो को सारा सच बता देना चाहिए। यहाँ पे रिवील होती है असली कहानी।
कैडी हो को एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है जिसके अनुसार किसी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड और उसकी प्रेमिका को मार डाला, वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी। इसके बाद उसने उस लड़की की बॉडी को नदी में फेंक दिया। ये मर्डरर और कोई नहीं बल्कि खुद जिनी थी। जिनी ने कुछ महीने पहले ये क्राइम किया और यहाँ छुपकर रहने लगी। पुलिस उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई, इसलिए कैडी और इस अपार्टमेंट के सारे टेनेंट्स ने मिलकर एक एक्टर को हायर किया था ताकि वो लोग डर की वजह से जिनी से उसका क्राइम एक्सेप्ट करवा सके और उस मरी हुई लड़की को इंसाफ दिलवा सके। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब लेनी, लकी, कैडी और उस सॉर्सरेस का सेटअप था। बिल्डिंग में हर जगह कैमरास थे, इवन उस एक्ट्रेस के पास भी थे जो कि वो एंटिटी का रोल निभा रही थी, और ऐसा इसलिए ताकि जिनी के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा सके। ये लोग अब हो को भी इस प्लान में शामिल कर लेते हैं। उधर हम उस एंटिटी यानी उस एक्टर को देखते हैं जो धीरे धीरे जिनी के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ती है। जिनी डरते हुए डोर खोलती है, लेकिन अगले ही पल उसके तेवर बदल जाते हैं। वो एक चाकू से स्टैब करके इस एक्टर को मार डालती है और फिर कैमरे पर क्रीपली स्माइल करती है। लकी और बाकी सब कैमरे पे इस सब का लाइव फुटेज देख रहे थे और हम देखते हैं कि जिनी वो कैमरा ले लेती है और लकी के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ती है। ये देख लकी और बाकी सब बहुत डर जाते हैं। एंड सीन में हम वापस से उस डेड बॉडी को डिस्पोज देखते हैं जहां इस बार वो लड़की सच में मारी गई थी। यहीं पे कहानी खत्म। तो ये थी थर्ड पार्ट की पूरी कहानी जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ हम जिनी नाम की एक सीरियल किलर से मिलते हैं जो साइकोटिकली मर्डर्स करने के बाद एक राइटर बन गई है और अपने ही जुर्म पर किताब लिख रही है। इस बिल्डिंग में रहने वाले जर्नलिस्ट कैडी उसे पकड़वाना चाहती है और वो सबको एक प्लान में शामिल करती है ताकि एक फेक डेड बॉडी के जरिए जिनी का कन्फेशन रिकॉर्ड कर सके। लेकिन जिनी इनसे 2 कदम आगे निकलती है और इन्हें इन्हीं के जाल में फंसा देती है। उस लड़की को भी जिनी मार डालती है और शायद एंड में टेनेंट्स को भी फोर्स करती है ताकि सब लोग मिलकर बॉडी को डिस्पोज कर सके ताकि उसका क्राइम भी पता ना चले। हालांकि उसका रिकॉर्डिंग्स हो गया है तो आगे खुलासा हो जाए, ये हमें कहानी में नहीं दिखाया गया है, बट हाँ जहां तक दिखाया गया है मैंने आपको बता दिया। तो बस यही थी 3 शॉर्ट स्टोरीज, कहां से, टेल्स फ्रॉम द ऑकल्ट, और उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों कहानियां पसंद आई होगी। मैंने यहाँ काफी डिटेल में सबको एक्सप्लेन किया है, वीडियो भी काफी लंबी है, मेहनत भी लगी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी लाइक करवाइए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।